बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है ये लैपलेस करेक्शन से रिलेटेड है, जो कि पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी में चल रही है, जिसमें मैंने आपसे बात की थी स्पीड ऑफ साउंड वेव की। किसके मुतालिक? न्यूटन्स फार्मूले के मुतालिक। तो न्यूटन जो फार्मूला बेसिकली ड्राइव किया था, उस फार्मूले के ज़रिए जब हम साउंड की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन आती है 280 मीटर पर सेकेंड आती है। किस पर? एट एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पे। सो ये हमारे पास आती है, जबकि जो साउंड की स्पीड निकल कर आती है जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं वो तकरीबन 332 मीटर पर सेकेंड आती है। किसके ऊपर? एट एसटीपी के ऊपर। तो 280 से 332 देयर इज ए बिग डिफरेंस। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आखिर इस डिफरेंस की वजह क्या है? क्या हमें ये कहना चाहिए कि न्यूटन के डेरिवेशन में कोई गलती थी? द आंसर इज नो, देयर इज नो मिस्टेक। जो न्यूटन ने डेरिवेशन की वो बिल्कुल ठीक डेरिवेशन की है। हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन ने जो एजम्पशंस की थी उन एजम्पशन में कहीं कोई मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है उसके मुतालिक हम डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं कि लैपलेस ने उसको कैसे करेक्ट किया। देखिए, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि न्यूटन ने ये बात सपोज की थी कि जो जब साउंड ट्रेवल कर रही होती है तो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमने आपसे कहा था कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है, कि जैसे ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो पहला हिस्सा जो बिल्कुल जहां साउंड प्रोड्यूस होती है वहां पर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसे मैंने आपको याद होगा, इसे मैंने कहा था कि कंप्रेशन है हमारे पास, राइट? जहां पर तमाम पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और इसके बाद जो हिस्सा होता है उसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इस हिस्से को हम लोगों ने कहा था रेयरफेक्शन। तो ये रेयरफेक्शन है हमारे पास। सो एक कंप्रेशन, एक रेयरफेक्शन, ये हमारे पास कहलाता है वन वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। अच्छा, अब बात यह है कि कंप्रेशन से रेयरफेक्शन जितनी देर में, अब होता ही है ना कि ये जो कंप्रेशन का जो पार्ट है, ये मीडियम के पार्टिकल जो कंप्रेस हुए थे ये रेयरफेक्ट होना शुरू होते हैं, ये फैलना शुरू होते हैं। जैसे ये फैलना शुरू होते हैं तो वो हिस्सा जिसमें मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर थे, जिसको हमने रेयरफेक्शन कहा था, वो रेयरफेक्शन वाला हिस्सा जो है ना वो कंप्रेस हो जाता है। यानी इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा वो यही होगा कि मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? दोबारा से करीब आ जाएंगे। इस तरीके से होगा। सो साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करती है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। तो एक्चुअली यही कंप्रेशन यहां पर पहुंचा है। तो कहने का मतलब है कंप्रेशन यहां था, उसके बाद कंप्रेशन यहां आया, फिर कंप्रेशन आगे चला गया। तो एक्चुअली जो चीज ट्रेवल कर रही है वो क्या ट्रेवल कर रहा है? वो कंप्रेशन ट्रेवल कर रहा है। ओके, अच्छा, अब बात यह है कि न्यूटन ने सपोज किया था कि यहां पर जो टेम्परेचर है, जितनी देर में कंप्रेशन यहां से यहां पर पहुंचा या कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाली जगह पे पहुंचेगा, जितनी देर में ये यहां से यहां पर पहुंचेगा कंप्रेशन हमारा, यहां पे जो टेम्परेचर था वो भी एग्जैक्टली उतनी स्पीड से ट्रेवल करते हुए टेम्परेचर भी यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये वो गलती थी जो कि न्यूटन ने एज्यूम की थी। अच्छा, गलती क्यों है? देखिए, आमतौर पे जो अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर में जो हीट ट्रैवल करती है वो कैसे ट्रैवल करती है? उसे हम कहते हैं कन्विक्शन। ये आपको, मेरा ख्याल है, प्री रिक्विजिट है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 3 तरीके हैं जिनसे हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। इसमें से पहला मेथड है उसे हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में ये होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल अपनी हीट दूसरे को दे देता है, तो अपनी जगह से मूव नहीं करता, वो अपनी हीट दूसरे को देता है और दूसरा अपनी हीट उससे अगले को देता है। सो ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं कंडक्शन। और कन्विक्शन जो कि लिक्विड और गैसेस के अंदर होता है, कन्विक्शन होता है कि वो मॉलिक्यूल जिसको हीट मिलती है वो ट्रैवल करके आगे चला जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, कमरे के अंदर कहते हैं कि जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे होती है। इसी तरह लिक्विड के अंदर होते हैं वो लिक्विड को अगर किसी बर्तन में डाल के आप गर्म कर रहे हैं पानी को, तो पानी का वो हिस्सा जो कि बॉटम में है, जो कि गर्म होना शुरू होगा, वो ट्रैवल करके ऊपर आएगा और ऊपर का ठंडा पानी ट्रैवल करके नीचे जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन। तो होता ही है कि जो गैसेज हैं उसके अंदर जो हीट ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ कन्विक्शन करती है। लेकिन क्या यहां पर इन द फॉर्म ऑफ कन्विक्शन होगा? द आंसर इज नो। यहां पर जो हीट यहां से यहां पर ट्रैवल करनी चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन होगा। क्यों कन्विक्शन नहीं होगा?
क्योंकि कन्विक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि वो मॉलिक्यूल जो कि हीट ले लेते हैं वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन वेव्स के अंदर हम ये बात जानते हैं कि वेव की फंडामेंटल एक कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम है कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव मीडियम्स पार्टिकल डू नॉट प्रोपेगेट, या मीडियम के पार्टिकल जो हैं दे डू नॉट ट्रेवल। ये मेरी बात समझ रहे हो? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक सपोर्ट के साथ मैंने एक रस्सी को बांधा हुआ है और उसमें मैं इस तरीके से वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? यानी अगर दीवार के साथ मैंने एक रस्सी बांधी और मैं उसको इस तरह मूव करा रहा हूं तो इस तरीके से वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर इस रस्सी में सफेद रंग की रस्सी हो और उसके ऊपर मैं ब्लैक एक डॉट बना दूं, तो मैं जब रस्सी को इस तरीके से डिस्टर्ब करूंगा, ऊपर नीचे मूव करवाऊंगा, जिससे रस्सी में इस तरह की वेव्स बनेंगी, तो आपका क्या ख्याल है कि उस रस्सी पर जो मैंने ब्लैक डॉट लगाया हुआ है, क्या वो ब्लैक डॉट रस्सी में आगे चला जाएगा? द आंसर इज नो। वो ब्लैक डॉट रस्सी में ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो वो जो ब्लैक डॉट है जो कि मीडियम यानी रस्सी का एक पार्टिकल है, वो अपनी अबाउट ए मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन करता है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट डिस्टर्ब होता है, लेकिन ट्रैवल नहीं करता। वो ब्लैक डॉट ट्रैवल करके आगे चला नहीं जाएगा अगर मैं रस्सी को जितना मर्जी मूव कराता रहूं। सो ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है वेव की कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव थ्रू द मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपनी जगह पे बस डिस्टर्ब होते, आगे नहीं जाते। सो अगर ये एयर की मैं बात कर रहा हूं तो एयर यहां से यहां नहीं जाएगी, ये ख्याल कीजिएगा। तो कन्विक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन होगी। और कंडक्शन में हीट को, अब ये एक कंप्रेशन हाफ वेव लेंथ है और एक रेयरफेक्शन भी हाफ वेव लेंथ है। सो आधी वेव लेंथ के बराबर हीट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए वो लेस देन दी हाफ टाइम पीरियड ऑफ दी ट्रेवलिंग है। तो मेरा ख्याल इस मैथमेटिकल चीज के अंदर मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, बट मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़ी स्पीड के साथ, यानी मुझे ऐसे कहना चाहिए कि वो जो स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ जो हीट है, इट शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हीट यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। तो अगर यहां का टेम्परेचर यहां पे पहुंच गया और उतनी देर में कंप्रेशन भी यहां पे पहुंच गया, तो कंप्रेशन का टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जबकि ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। जितनी स्पीड से वेव ट्रेवल करती है उतनी स्पीड से टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि इस हिस्से का टेम्परेचर इधर रहेगा और इस हिस्से का टेम्परेचर इधर रहेगा, तो प्रोसेस क्या रहेगा? एडियाबैटिक रहेगा, यानी नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। इस रेयरफेक्शन की हीट ना तो इधर जाएगी और ना कोई यहां से हीट इधर आएगी। सो कंप्रेशन की हीट रेयरफेक्शन में, रेयरफेक्शन की हीट कंप्रेशन में ट्रैवल नहीं करेगी। लैपलेस ने कहा था कि यह प्रोसेस हमारे पास क्या है? एडियाबैटिक है। ओके अच्छा, थोड़ा सा और जरा गैस लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम जो कह रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जो न्यूटन ने सपोज किया था वो आइसोथर्मल प्रोसेस सपोज किया था। सो गैस लॉ से अगर हम वाकिफ हैं, आपने मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर, चूंकि ये वीडियो रिलेटेड टू द फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में तो मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं गैस के लॉस को, बॉयल्स चार्ल्स लॉ, ये तमाम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं वहां पर। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट ईयर की वीडियो है तो आई बिलीव सो कि आपने केमिस्ट्री में, फंडामेंटल केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा सब कुछ। सो आइसोथर्मल प्रोसेस को बेसिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये चीज हम कहते हैं, यानी हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रेशर वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल्स टू सेकंड प्रेशर एंड वॉल्यूम। और जब हम प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किसको होल्ड कर रहे हैं? बॉयल्स लॉ को, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। लेकिन मैंने अभी बताया कि ऐसा सब कुछ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें। तो इसका मतलब यह है कि यहां जो प्रोसेस है वो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर ये मेरे पास एक सिस्टम है, या समझ लो कि ये मेरे पास कंप्रेशन है, तो कोई हीट बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा रही, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जानते हैं कि जो PV है वो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होता, दिस इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। हां, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम
को कांस्टेंट के बराबर करना है तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि हमें वॉल्यूम के ऊपर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा से। ये जो गैमा है ना, ये बेसिकली हमारे पास Cp अपॉन Cv की रेशियो होता है। अब ये Cp अपॉन Cv क्या है मैं ये भी बता देता हूं। बेसिकली ये जो Cp है इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट pressure and it is divided by the molar specific heat at constant volume। तो कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो जो है वो हमारे पास क्या होती है, ये कांस्टेंट हमारे पास कहलाता है गैमा। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV और PV V के ऊपर जो पावर है वो गैमा, दैट विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट। और ये गैमा जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की एक रेशियो होती है। ये कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम का, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, अब इसमें ये बात भी बहुत अहम है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम ये बात जानते हैं कि ये जो PV जो होता है ना, दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ द वर्क। ये अमाउंट ऑफ वर्क होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट गिव्स विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट, दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो कोई एनर्जी तो ना सिस्टम में आ रही है ना सिस्टम से जा रही है, इसलिए यहां पर हमने ये गैमा इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो मैंने रेशियोज लिखी हुई हैं इनमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया है मोलर स्पेसिफिक हीट, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज नहीं पढ़ी हुई, हमारे फिजिक्स में नहीं है, सेकेंड ईयर फिजिक्स में हमारे पास आती है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि एक खास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है किसी भी गैस को अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। सो हम जब किसी गैस का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस दौरान प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये काम करेंगे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसलिए याद रखिएगा सेम गैस के लिए, मतलब कि सेम मीडियम के लिए, इफ यू हैव द सेम मीडियम बट यू हैव टू गिव द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज द सेम अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर, ये मतलब है बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट का। ये ज्यादा आसान जबान में हम समझा रहे थे, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक मोल गैस का हमने 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है तो हीट देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस दौरान अपने मीडियम को हमने किस कंडीशन के अंदर रखा हुआ है, ये बहुत अहम बात है कि हमने कांस्टेंट प्रेशर पे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उनकी रेशियो को हम कहते हैं गैमा। ओके, ये किसी मीडियम के लिए फिक्स होता है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे रखा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या दोनों से कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज यस, दोनों से फर्क पड़ेगा। लेकिन किस चीज में फर्क नहीं पड़ रहा होता? दैट इज बेसिकली द इंटरनल एनर्जी। जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बेसिकली हमें किस चीज को, क्या चीज प्रोवाइड कर रहा होता है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट या एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर तौर पर यह बात समझ रहे होंगे कि जब हम किसी सिस्टम को एक हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और सिस्टम उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो कुछ हीट सिस्टम अपने पास रख रहा होता है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। वो इंटरनल एनर्जी किसी भी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, बी केयरफुल। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होता है, इसके लिए फिर आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर की वीडियोस को, राइट। सो मैं इसको इस डिटेल में रखूंगा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि जी 280 मीटर पर सेकेंड न्यूटन की कैलकुलेटेड स्पीड थी, जबकि स्पीड हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 332 आती है। क्या किस वजह से गलती है? गलती इज नॉट इन द डेरिवेशन, गलती जो है, जो मिस्टेक है, दैट इज इन दी सपोजिशन। जो सपोज किया गया था कि प्रोसेस एजोथर्मल है, ये गलत हो गया था। प्रोसेस हमारे पास क्या था? एडियाबैटिक। एक और मैं जरा एवरीडे एग्जांपल आपको दे देता हूं। देखें, आज के दौर में एक कमरे के अंदर अगर एसी लगा हुआ है और कमरे के अंदर टेम्परेचर 18 डिग्री हमने किया हुआ है एसी लगाकर, और कमरे से बाहर जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 40 डिग्री है, तो हमारे पास एक बिग टेम्परेचर डिफरेंस हमारे घरों के अंदर होता है। आपने देखा होगा ये। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जिस कमरे के अंदर मौजूद हूं, जहां मैंने एसी लगा के 20 डिग्री या चले 20 डिग्री के ऊपर मैंने टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, उस कमरे का दरवाजा खोल के मैं बाहर आवाज लगाता हूं। किचन में कोई खड़ा है, उसे कहता हूं यार मुझे गिलास पानी दे दो, और दरवाजा बंद कर देता हूं। सो डू यू बिलीव कि जितनी देर में मैंने दरवाजा खोल के बोला मुझे गिलास पानी चाहिए और दरवाजा बंद कर दिया, मेरी आवाज जितनी देर में उस शख्स तक पहुंचेगी, क्या उतनी ही देर में मेरी कमरे की
कमरे की जो हीट है या जो टेम्परेचर है 20 डिग्री, वो भी वहां पे पहुंच जाएगा और वो शख्स कहेगा भाई हर थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल के यार पानी मांग लिया करो, तुम्हारी आवाज के साथ साथ ठंडक भी पहुंच जाती है। द आंसर इज नो। या जितनी देर में मैं उसको आवाज दूंगा तो क्या उतनी देर में किचन में जो शख्स खड़ा हुआ है उसकी गर्मी क्या मेरे कमरे तक आ जाएगी? द आंसर इज नो। सो हीट उतनी स्पीड से ट्रेवल नहीं करती जितनी स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं नेट शेल में, और ये मैं कहना चाह रहा हूं प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक है। अब अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमने बल्क मॉडुलस लिखा हुआ था, वो बल्क मॉडुलस हमारे पास, जिसको मैंने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या था? सिंपल, उसको हम प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस को हम गैमा मल्टीप्लाई बाय पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम बल्क मॉडुलस को गैमा मल्टीप्लाई बाय पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रेशर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे जो साउंड की स्पीड का जो फॉर्मूला है वो कुछ मेरे पास इस तरीके से हो जाना चाहिए कि गैमा पी अपॉन रो। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। ये फॉर्मूला डेवलप किया था किसने? लैपलैस ने डेवलप किया था। अच्छा, ये फॉर्मूले में क्या वेलोसिटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है? क्या वेलोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड करती है? द आंसर इज नो, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। इसलिए मुझे इस फॉर्मूले की शक्ल को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आप यहां पे हैरान हो रहे हो, आखिर ऐसा क्यों है? देखें, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है, नतीजतन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। अगर मैं प्रेशर कम कर रहा हूं तो डेंसिटी भी कम हो रही है, नतीजतन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, स्पीड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लीज बी केयरफुल। सो स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। ओके, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एमसीक्यूज के हवाले से ये बात थी। अब इस इक्वेशन की शक्ल बदलनी है, शक्ल बदलना कोई मसला नहीं है। आप जानते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, एक मिनट दीजिएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं तो मैं ये बात जानता हूं कि पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है। सो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे कह सकता हूं? ये क्या है? हमारे पास मास है और मास का फॉर्मूला हम जानते हैं कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास होता है मोल्स, है ना? और साथ में आरटी, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, अच्छा, P इज इक्वल टू वॉल्यूम, यहां मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, M अपॉन ये वॉल्यूम को V और अब साथ में M, ये कैपिटल M एज इट इज, और ये वॉल्यूम वहां जाकर डिवाइड हुआ और साथ में RT, ऐसे कर देता हूं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या ये चीज डेंसिटी नहीं कहलाती? डेंसिटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम पढ़ते हैं रो, RHO, रो पढ़ते हैं इसको, ठीक है? टेढ़ा करके P हमने लिखा होता है, जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है। तो ये M अपॉन V मेरे पास डेंसिटी बन गया, बाकी साथ में क्या है? R है, मल्टीप्लाई बाय T है और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है। तो ये चीज उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा, ओके, और P की जगह पे मैंने रो R T डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है? M, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या चल रहा है मेरे पास? रो। तो ये रो से ये रो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास साउंड की स्पीड का जो फॉर्मूला आया वो आया गैमा आर टी अपॉन एम। दैट्स इट। ये वो फॉर्मूला है जो कि डेवलप किया था लैपलैस ने, या बल्कि लैपलैस ने तो ये बताया था, आई थिंक ये फिर हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस फॉर्मूले में क्या स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? गैमा किसी भी मीडियम का कांस्टेंट होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। अगर कोई न्यूमेरिकल होगा उसमें गिवन होगा आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 है। प्लीज याद रखिएगा, हम फिजिक्स में 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ये हम वैल्यू लेते हैं कैपिटल आर की। सही है, गैमा कांस्टेंट है और एम हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। तो कोई भी मीडियम, जो मीडियम लेना, उस मीडियम का मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट होगा। सो वेलोसिटी जस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। बी केयरफुल, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, डज नॉट डिपेंड अपॉन डेंसिटी, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ओके, सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी साउंड की, और टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। सो इसलिए जब भी हम साउंड की स्पीड को किसी भी मीडियम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम टेम्परेचर बताते हैं कि इस टेम्परेचर पर ये स्पीड कैलकुलेट की गई है।
ओके, सो आई बिलीव सो कि लैपलेस करेक्शन मैंने ज़्यादा डिटेल में बात कर ली है, समझ में आ गया होगा। बट इफ इवन इफ यू फील कि आपको कोई सवाल पूछना चाहिए, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन माई व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर, जो कि मैंने वीडियो के ऊपर भी यहाँ पर लिखा होता है, आपको नजर आ रहा होगा। और इसके साथ साथ जो है आप जरूर, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।